दोस्तों, उस रात जब मैं अमित के साथ कुबड़ी पहुंचा तो तब भी झमाझम बारिश हो रही थी। वो तो गनीमत थी कि बस से उतरते ही हम दोनों को सर छुपाने की जगह मिल गई। अब इंतजार था तो बस मुकेश के आने का, जिसके बुलावे पर हम दोनों उसके गांव कुबड़ी आए थे। बारिश के थमते ही मुकेश हमें लेने आ गया और मुकेश को पैदल आते देख अमित बोला, ये क्या भाई, तुम तो बाइक से आने वाले थे। अमित के इतना कहते ही मुकेश बोला, बात तो ठीक है पर करता भी क्या, इस बारिश के चलते पूरी मेन सड़क पानी में डूबी हुई है। वो तो शुक्र है कि बारिश थम गई, नहीं तो पूरी रात तुम दोनों को यहीं गुजारनी पड़ जाती। खैर छोड़ो ये बातें, चलो घर चलते हैं। ये कहते ही हम दोनों मुकेश के साथ चल पड़े। अभी हम हाईवे को पार करके गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी मुकेश ने हम दोनों को रोकते हुए कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी सामने जो वो घर दिख रहा है ना, उसे क्रॉस करते ही पीछे पलट कर मत देखना और ना ही कुछ बोलना जब तक कि भैरव के मंदिर को पार ना कर लें। मुकेश की बात सुनकर अमित और मैं थोड़ा सोच में पड़ गए, पर उस वक्त हमने कोई सवाल नहीं किया और कहा, ठीक है भाई, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। फिर जब हम तीनों ने जैसे उस घर को क्रॉस करके आगे बढ़े तो वैसे ही मुझे बहुत ही जोरों की ठंड का एहसास होने लगा। वो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मेरे दांत कटकटाने लगे थे और ऊपर से वो रास्ता नहीं लग रहा था। उस पूरे सड़क पर बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी जिनके बीच से होकर हमें जाना पड़ रहा था। उस सड़क की हालत को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वर्षों से इस सड़क पर आवाजाही बंद पड़ी हो। खैर हम तीनों बेहद ही खामोशी के साथ आगे की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। चूंकि मुझे मुकेश की चेतावनी अच्छे से याद थी, इसलिए मैंने पीछे पलट कर देखने की हिम्मत नहीं की, पर मैंने अपनी थोड़ी स्पीड बढ़ा ली, जिस वजह से मैं अमित से आगे निकल गया। अब सबसे आगे मुकेश चल रहा था और उसके ठीक पीछे मैं और मेरे पीछे अमित। फिर जब हमने भैरव बाबा का मंदिर पार किया तो मुकेश पीछे पलटा और पीछे पलटते ही मुकेश बोला, अरे अमित कहाँ रह गया। मुकेश के इतना कहते ही जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो सच में अमित गायब था और इतने में मुकेश अमित को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा, पर लाख आवाज़ देने के बावजूद भी अमित का कोई जवाब नहीं आया और आखिरकार थक हार के मुकेश भागा अपने घर की ओर और उसके पीछे पीछे मैं भी। फिर जब मुकेश अपने घर पहुंचा तो उसने चीखते हुए कहा, कुबड़ी ने मेरे दोस्त को पकड़ लिया है। मुकेश के ये कहते ही उसके घर वाले मुकेश पर चीखते बोले, आखिर तो उस रास्ते पर करने क्या गया था, जब तुझे अच्छे से मालूम है कि वो रास्ता कितना खतरनाक है। मुकेश के घर वाले उस पर बरसे ही जा रहे थे तो वहीं मुझे अमित की चिंता खाई जा रही थी कि आखिर वो अचानक कहाँ गायब हो गया। तभी मुकेश के चाचा जी घर से निकले और कुछ ही देर में गांव के ही 15 से 20 लोगों को लेकर वापस से लौटे। उन सबके पूरे बदन पर लाल रंग की लेप लगी थी, यहाँ तक कि मुकेश के चाचा जी के बदन पर भी वैसे ही लाल रंग की लेप लगी हुई थी। तभी मुकेश के चाचा जी ने कहा, घर के दरवाजे अच्छे से बंद कर लो और भूल से भी दरवाजा मत खोल देना। इतना बोलकर वो और बाकी के लोग ये चिल्लाते बोले कि कुबड़ी आने वाली है और भूल से भी दरवाजा मत खोलना। ये बोलते वो उसी ओर निकल गए जहाँ से अमित लापता हुआ था। उनके निकलते मुकेश के घर वालों ने घर के सारे दरवाजे बंद कर लिए और मुझसे धैर्य बनाए रखने को कहा। उस वक्त तो माहौल काफ़ी गर्मा चुका था। मुकेश के घर वालों के सिर आफत टूट पड़ी थी, जिसका अंदाज़ा उनके उतरे चेहरे को देखकर लग रहा था। इस हाई टेंशन में मेरी भी सिट्टी बिट्टी गुल हो रखी थी। करीबन आधे घंटे के बाद घर के दरवाजे पर जोरों से दस्तक होने लगी, पर वो जो कोई भी था वो कुछ बोल नहीं रहा था। वहीं हम लोग भी घर के अंदर बड़े ही खामोशी के साथ बैठे हुए थे। रात भर दरवाजे पर लगातार दस्तक होती रही और फिर जब सुबह हुई तो तब जाके दरवाज़ा पीटना बंद हुआ और हम लोग घर के बाहर निकले। घर से बाहर आते ही मैंने देखा कि गांव के सभी मर्द हाथों में मसाल लिए कहीं जा रहे हैं, यहाँ तक कि मुकेश के पिताजी और उसके दादाजी भी। इसी बीच मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते मुकेश से पूछा, यार आखिर ये सब हो क्या रहा है और अमित ठीक तो है ना। इस पर मुकेश बोला, अभी यार कुछ कहा नहीं जा सकता, शाम तक का इंतज़ार करना होगा। जब शाम को सारे लौट कर आएंगे तभी पता चलेगा कि अमित ठीक भी है या नहीं। फिर जब मैंने मुकेश से कुबड़ी के बारे में सवाल किया तो उसने बताया कि कुबड़ी कौन है, उसका नाम क्या है और ये आज तक कोई नहीं जानता। तो मुकेश ने बताया कि कुबड़ी कौन है, उसका नाम क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता, पर जो उस घर से जिंदा बाहर निकला उसके मुंह से फिर कभी भी कुबड़ी के अलावा कुछ नहीं निकला।
आज से सालों पहले जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब एक भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके चलते पूरे गांव वालों को अपना गांव छोड़ना पड़ा। पर उस बाढ़ में सब कुछ स्वाहा हो गया, जिसके चलते प्रशासन ने गांव वालों को बसाने के लिए इस जमीन को आवंटित किया, जिसका नाम सरकारी कागजों पर कुबड़ी गांव था। पर ताज्जुब की बात तो ये थी कि यहाँ सिवाय उस इकलौते घर के अलावा कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि सड़कें भी नहीं थी। एक तरह से ये हम लोगों के लिए अच्छा ही था, क्योंकि इस स्थिति में गांव वालों को किसी तरह का कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि अमूमन विस्थापन के सूरत हाल में होता है। धीरे धीरे प्रशासन के सहयोग से हमारा गांव यहाँ पर बस गया और इस बात से बेखबर कि जिस गांव में वो निर्विरोध रहने लगे हैं वो इंसानी विरोध से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। फिर जब अचानक ही गांव के लोग लापता होने लगे तो गांव में एक डर और दहशत का माहौल फैल गया। यहाँ तक कि पुलिस भी लापता हुए लोगों का पता नहीं लगा पा रही थी और न इन घटनाओं को रोक पा रही थी। लोगों ने नोटिस किया कि उस घर के आसपास कोई भी मवेशी नहीं जाता है। यहाँ तक कि कोई जंगली जानवर भी उस घर के इर्द गिर्द कभी भी नजर नहीं आया था। यहाँ तक कि जब भी कोई आदमी मवेशी लेकर उस रास्ते से गुजरता तो अचानक ही वो मवेशी हिंसक हो जाता था। फिर जब इस बात ने जोर पकड़ा तो गांव वालों की सक्की सुई उसी घर पर जाकर अटक गई और इसी के चलते गांव वालों ने उस घर की तलाशी करने का इरादा कर लिया। और जब गांव के करीब 15 लोग उस घर में दाखिल हुए और उसके फौरन बाद ही उनमें से महज 4 लोग डरे से हमें घर से चीखते हुए बाहर निकले, जो सिर्फ कुबड़ी कुबड़ी रटे जा रहे थे। वहीं बाकी के 11 लोग अभी भी उसी घर के भीतर ही थे। गांव के बाकी के लोग उन 11 लोगों के बाहर आने की राह ही देखते रह गए, पर वो कभी बाहर नहीं निकले, जिससे साफ हो गया कि गांव का वो घर ही सारी फसाद की जड़ है। पर अब गांव वाले काफ़ी डर चुके थे। वो अब किसी भी तरह की मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे, लिहाजा गांव वालों ने उस तरफ जाना ही छोड़ दिया और एक दूसरा रास्ता बनाया जो कि गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती थी। और शायद ये फैसला ठीक ही बैठा, क्योंकि इसके बाद गांव से काफ़ी वक्त तक कोई लापता नहीं हुआ। अभी मुकेश मुझे उस कुबड़ी की कहानी सुनाई रहा था कि तभी मुकेश की माँ ने मुकेश को आवाज़ देते हुए कहा, अरे मुकेश बेटा, महंत जी को रात के लिए तैयार रहने के लिए कहा हो। ये सुनते ही मुकेश उसी वक्त महंत जी के घर के लिए निकल गया। और जब मुकेश महंत जी के साथ लौटा तो तब तक सूरज ढल चुका था। महंत जी ने आते ही गांव के चौराहे पर एक बड़ा सा घेरा बनाया और उस घेरे के बीचों बीच ध्यान मुद्रा में बैठ गए। इसी बीच गांव के वो लोग भी वहां पर आ गए जो सुबह कुबड़ी के घर गए थे। उन सब के आने के कुछ देर के बाद अचानक ही बिल्लियों की रोने की आवाज़ पूरे गांव में गूंजने लगी थी। अभी मैं कुछ समझ पाता कि तभी मेरी नज़र अमित पर पड़ी। अमित को देखते मैं उसकी तरफ भागा ही था कि तभी मुकेश ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और कहा, वो जो आ रहा है वो अमित नहीं है, तो ज़रा ध्यान से देख। मुकेश के ये कहने पर जब मैंने अमित को ध्यान से देखा तो मैंने पाया कि अमित काफ़ी बदल चुका है। मसलन उसका मुंह काफ़ी बड़ा हो गया था और उसके दांत भी काफ़ी आदमखोर जानवर की तरह धारदार हो गए थे। ऊपर से वो अपने पैरों पर चलने के बजाय ज़मीन पर घसीट कर चल रहा था। अमित उसी तरह घसीटते घसीटते उस घेरे के अंदर आ गया और आते ही महंत जी पर झपटा। अभी वो महंत जी पर झपटा ही था कि तभी 9 काली बिल्लियाँ अमित पर कूद पड़ी और देखते ही देखते उन बिल्लियों ने अमित को नोच नोच कर अधमरा कर दिया। अमित के बेहोश होते ही मुकेश के चाचा जी भी अपने सभी साथियों के साथ वहां पर आ पहुंचे और मुकेश को वहीं उस घेरे के बीचों बीच गाड़ दिया। दोस्तों, ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए थे। आखिर क्यों अमित को जिंदा ही वहां पर गाड़ दिया गया? ये सभी सवाल जब मैंने मुकेश से पूछे तो उसने मुझे ये कहकर चुप करा दिया कि जिसे गाड़ा गया है वो अमित नहीं है। पर मेरा ज़मीर ये बात मानने को हरगिज़ भी तैयार नहीं था। खैर, उस वक्त मैं अपनी आवाज़ चाहकर भी नहीं उठा पाया, जिसका मुझे बहुत ही पछतावा हो रहा था। पर जब मुकेश ने समझाते हुए कहा, तू शांत रह और सुबह होने तक का इंतज़ार कर, तुझे भी यकीन हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सच है। मुकेश की बात सुनने के बाद मैं शांत हो गया और फिर कुछ देर के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए और मैं भी मुकेश के साथ घर पर लौट आया और सुबह होने का वेट करने लगा। फिर जब सुबह हुई तो फिर एक बार गांव वाले उसी चौराहे पर जमा हो गए जहां पिछली रात अमित को गाड़ा गया था। और फिर जब मैं मुकेश के साथ वहां पर पहुंचा तो जो मैंने देखा उस पर मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। दरअसल मैंने देखा कि अमित उस घेरे में बिल्कुल सही सलामत बैठा हुआ है, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था।
अभी मैं खुशी के मारे अमित को गले लगाने जा रहा था कि एक बार फिर मुकेश ने मेरा हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और इशारे से अमित की तरफ देखने को कहा। फिर जब मैंने मुकेश के कहे अनुसार अमित पर गौर किया तो मैंने देखा कि उसके आंखों में आंसू है और उसके होंठ किसी छोटे बच्चे की तरह बिलक रहे हैं। अभी मेरी नज़रें अमित के रोते बिलकते चेहरे पर ही थी कि तभी अमित मेरी ओर देखते बोला, मम्मी पापा की याद आ रही है। और इतना बोलते ही वो नीचे गिर पड़ा। उसके नीचे गिरते ही वहाँ जमा लोग फूट फूट कर रोने लगे। मेरे भी आंसू अब तक छलक चुके थे क्योंकि अमित अब मर चुका था और कुछ ही देर में गांव वालों ने अमित के पार्थिव शरीर का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया। इस हादसे के बाद मैं अपने घर लौट आया। अमित के घर वालों को भी सारी बात बता दी गई, पर उन्हें ना तो मेरी और ना ही गांव वालों की किसी भी बात पर यकीन हो रहा था। वहीं मेरी भी हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मुझे रातों में रोता बिलखता अमित नजर आता और इसी के चलते मैंने मुकेश को कॉल किया और अपनी हालत के बारे में बताया तो उसने मुझे अपने गांव कुबड़ी आने को कहा। पर मैंने मुकेश को साफ कह दिया कि मैं अब किसी भी सूरत हाल में तेरे गांव नहीं आऊँगा। पर शायद विधाता ने मेरे भाग्य में कुछ और ही लिख रखा था और यही वजह थी कि मेरे ना चाहते हुए भी मुझे कुबड़ी जाना पड़ा। दरअसल अगले कुछ ही महीनों में मेरी तबीयत इस कदर बिगड़ी कि डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि अब मेरे पास महज कुछ ही हफ्तों का वक्त रह गया है, क्योंकि तमाम डॉक्टरों को मेरी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। और जब ये बात मुकेश के घर वालों को पता चली तो मुकेश के चाचा जी मुझे खुद ही ले जाने के लिए मेरे घर आ गए। अब मेरे घर वालों के पास भी ले दे के बस यही एक उम्मीद बची थी, लिहाजा मेरे घर वाले भी राजी हो गए। फिर कुबड़ी गांव पहुंचते ही मुकेश के घर वालों ने मेरे घर वालों को सारी बात साफ साफ बता दी कि मेरे बचने की उम्मीद 50-50 है। मेरे घर वालों के तैयार होते ही फिर से महंत जी को बुलावा भेजा गया और रात होते ही सब पहुंचे उसी चौराहे पर जहां पिछली बार अमित ने अपनी अंतिम सांस ली थी। ठीक वैसा ही घेरा इस बार भी बनाया गया था और महंत जी भी ठीक पिछली बार की तरह ही उस घेरे में ध्यान लगाए बैठे थे। और जब मुझे उस घेरे में बैठने को कहा गया तो मुझे अंदाजा लगते देर नहीं लगी कि अब आगे क्या होने वाला है। और जैसे मैं उस घेर में दाखिल हुआ तो वैसे बिल्लियों की रोने की आवाज़ें गूंजने लगी। ठीक उस रात की तरह उन बिल्लियों की रोने की आवाज़ से मैं समझ गया था कि अब वो बिल्लियां मेरे पर झपटने वाली हैं। अभी मैंने ये सोचा ही था कि तभी कई सारी बिल्लियां मेरे पर झपट पड़ी और देखते देखते उन बिल्लियों ने मुझे नोच नोच कर लहूलुहान कर दिया, जिसके चलते मैं कुछ देर के लिए बेसुध हो गया। और फिर जब मुझे होश आया तो मैं किसी गड्ढे में लेटा हुआ था और मेरे ऊपर मिट्टी डाली जा रही थी। मतलब कि ये लोग मुझे भी ठीक अमित की तरह ही जिंदा ही दफन कर रहे थे। हालांकि मैंने चीखने की पूरी कोशिश भी की पर मेरे मुंह से ज़रा भी आवाज़ नहीं निकली। और जब मिट्टी ने मेरे चेहरे को ढक लिया तो मेरा दम घुटने लगा। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं उस वक्त मरा था कि नहीं, पर इतना ज़रूर याद है कि कुछ देर के लिए मुझे सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था। जब मेरी नज़रों से वो सफ़ेदपन ख़त्म हुआ तो मैंने गांव वालों को अपने चारों तरफ खड़ा पाया। मेरी माँ पिताजी भी मेरे सामने खड़े थे और उनके आंखों में आंसू के अलावा कुछ भी नहीं था। दोस्तों, अब तक सुबह हो चुकी थी। मैं फ़ौरन ही उठा और तब जाकर अपनी माँ के गले लगा। मेरे इतना ये करते ही महंत जी ने कहा, अब ये बिल्कुल ठीक हो गया है, अब कोई परेशानी नहीं है। फिर इसके बाद हम लोग उसी सुबह घर लौट आए और फिर कभी मुकेश के गांव कुबड़ी जाना नहीं हुआ। पर मुझे अभी भी उस कुबड़ी गांव का राज जानना था। और जब महंत जी ने सारा राज खोला तो मेरी सांसें कुछ देर के लिए अटक सी गईं। तो दोस्तों, आखिर क्या राज है कुबड़ी गांव का? आखिर उस घर में कौन रहता है? ये जानने के लिए आपको करना होगा 5000 लाइक्स का चैलेंज। और जैसे इस वीडियो पर 5000 लाइक्स पूरे हो जाएंगे वैसे हम पेश होंगे इस गांव के उन खौफनाक राज के साथ जो आज भी दहशत मचाए हुए है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चैलेंज जल्द ही पूरा हो जाए। तो इस कहानी में अभी के लिए इतना ही। तो मैं जल्द ही मिलूँगा इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।